Yes, good morning class. So summer absent today. Anyways, we have to continue with the syllabus, not syllabus, revision. So we are doing the chapter number 3, that is new centers of power. In that we have covered an important topic, that was the European Union. So now you have to see the type of questions जो European Union के ऊपर आते हैं. You will find those questions in your handbook also. Okay, and I will be giving you certain questions today. So now the next center of power, the new center of power which we have to study, and it is there in your NCERT book, is the Association of Southeast Asian Nations, which we also call as ASEAN, which you have open your page, ASEAN, it is the same topic, Association of Southeast Asian Nations. Sit there. Okay. So we are going to do this today, but let's first of all understand why this region is called Southeast Asian Nations. And what is this association and organization all about? What was the requirement to form this association? And on the map also I will show you its location and why it was required. It is an association. European Union was a union. It was also a group, and this is also a group of countries in a certain region. These are called regional organizations. क्योंकि एक region की countries इसके अंदर आती हैं. ऐसा नहीं कि one country is from Europe, one is from Africa, one from Asia. ऐसा नहीं है. They are from a particular region. This is a regional Association of Southeast Asian Nations. So you must be knowing these are the locations. In north होता है, and this south, east, and west. So we are talking about southeast. अगर मैं south की direction लूँ, this in between east and south, this will be called as southeast. So it means location. वर्ल्ड में अगर हम लोकेशन देखें, इस लोकेशन की कंट्रीज ने एक एसोसिएशन बनाया, and that is called Association of Southeast Asian Nations. And if you have a map, you can see this. If I talk about Asia as the biggest continent, एशिया के कुछ पार्ट्स हैं, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया. तो इंडिया सबसे नीचे देख रहे हैं ना, बॉटम में एशिया के. तो इंडिया की अगर लोकेशन पूछता तो इंडिया किस में आता? साउथ एशिया. साउथ एशिया में इसमें इंडिया आएगा, साउथ ईस्ट में नो. These countries, small islands, small countries, these countries are under this association which is called as Southeast. इंडिया किस में आएगा? सार्स हमने पढ़ा था, सार्स पढ़ा है अभी नहीं पढ़ा है, वो साउथ एशिया वाले हम उसमें पढ़ेंगे. इनका एक अलग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार. सो श्रीलंका जिसमें ये कंट्रीज आती हैं वो अलग ऑर्गेनाइजेशन है, वो हम सार्क में पढ़ेंगे. पर ये जो है ईस्ट की कंट्रीज है. तो आई होप आप लोगों को लोकेशन पता चल गई होगी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. नाउ व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट टू फॉर्म दिस एसोसिएशन? सो ये जो रीजन है साउथ ईस्ट का, जो मैंने आपको मैप में दिखाया, दिस हैज बीन कंटिन्यूअसली फेसिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस. बहुत प्रॉब्लम रही है डेवलपमेंट में, ग्रोथ में. क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं रह पाई है. किसकी? इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रह पाई. द रीजन बीइंग वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, दैट इज बिफोर 1945, और उसके बाद भी देयर हैव बीन वेरियस कॉलोनीज. यहाँ पे जो फ्रांस ने और ब्रिटेन ने जो कॉलोनीज बनाई हुई थी अराउंड द वर्ल्ड, तो बहुत सारी कंट्रीज इस रीजन की भी थी विच वर द कॉलोनीज ऑफ यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस. सो इनको बड़ी मुश्किल से इंडिपेंडेंस मिली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सो द फर्स्ट फोकस ऑफ दीज कंट्रीज वाज, जब भी कोई एसोसिएशन या कंट्रीज फ्री होती है एंड अकेले अगर एक कंट्रीज आएंगी, सो दे विल नॉट बी एबल टू बी सो पावरफुल एज इंडिपेंडेंट. ज्यादा टाइम तक इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएंगे. तो एक क्या होता है, यूनिटी में होती है, स्ट्रेंथ होती है यूनिटी में. सो दे केम टुगेदर, और सबसे पहला फोकस उनका क्या होगा जब भी ऐसा एसोसिएशन जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद एक साथ आता है? पहला क्या रहता है? इकोनॉमिक ग्रोथ. हमें अपनी इकोनॉमी को कैसे ग्रोथ करना है, उसके लिए उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया. तो बेसिकली कोई पूछेगा ये क्या था? दिस वाज अ इकोनॉमिक एसोसिएशन. जो बेस इसका था, जिसने बनाया था इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए. किस रीजन में? साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज में इकोनॉमिक ग्रोथ हो. इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होने लगेगा? सोशल ग्रोथ होगा, कल्चरल ग्रोथ होगा, और फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. बट इकोनॉमिक प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन एनी एसोसिएशन या एनी कंट्री के ग्रोथ के लिए. सो ये रीजन था इनका. जो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, ये कॉलोनीज थी, कॉलोनिज्म के अंडर ये कंट्रीज रही हैं. बट वंस दे गॉट द फ्रीडम, they thought to grow, and the only way to grow was to form an association. एक साथ ग्रुप बनाए, एक साथ म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स बनाए, ट्रेड को बढ़ाए, इकोनॉमी को ग्रो करें, तो ऑटोमेटिकली उनका पॉलिटिकल और कल्चरल डेवलपमेंट होने लगेगा.
सो दिस वाज द आइडिया बिहाइंड दिस एसोसिएशन. तो दिस पूछा नहीं जाएगा, बट अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है फॉर इंट्रोडक्शन पार्ट, यू कैन गिव द बेस ऑफ दिस एसोसिएशन. नाउ वी विल डायरेक्टली कम टू द इंफॉर्मेशन व्हिच इज रिलेटेड टू ऑल अबाउट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एंड हाउ द बेसिक टॉपिक हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज इसको हमारे अकॉर्डिंग बताया गया है as it can be a new center of power which can challenge the supremacy or the dominance of power of US. तो हमने एक पढ़ लिया यूरोपियन यूनियन चैलेंज कर सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स का हमने देख लिया उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमिक मिलिट्री के टर्म्स में, उसके कुछ लिमिटेशंस भी हमने देख लिए. टुडे वी विल स्टडी अबाउट दिस एसोसिएशन कि हम इसको क्यों बोल रहे हैं कि दिस कैन आल्सो चैलेंज यूएस in terms of economy, political system, culture, economy, military development. यूएस को भी चैलेंज कर सकता है ये एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन का, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा है कुछ डेटा से जो सर्वे होता है इसका इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है. ठीक है, और जो ये 21वीं सेंचुरी चल रही है इसमें हम देखेंगे उन कंट्रीज का डोमिनेंस नहीं है जिनकी मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनके यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स है, बिकॉज नाउ दिस इज नॉट द टाइम कि जहां पर अपने मिलिट्री का डोमिनेंस दिखाएं. अब टाइम बदल चुका है. वो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से 2000 तक जो टाइम पीरियड था उसमें हमने देखा मिलिट्री का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता था, पर अब यूएन का एक स्टेटस है, यूएन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम देख सकते हैं कि सारी कंट्रीज में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो ऐसे कोई किसी पर अटैक नहीं कर सकता है. तो अब जो इंपॉर्टेंट चीज प्ले कर रही है किसी कंट्री को पावरफुल और डेवलप्ड बनाने के लिए, इट इज इट्स इकोनॉमी. तो इकोनॉमी को कैसे ग्रो किया जाए, क्या प्लान्स पॉलिसीज वहां की गवर्नमेंट ला रही है, कैसे ग्रो कर रही है, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वो चीज इस एसोसिएशन ने की है. दे हैव ट्राइड टू इंक्रीज देयर इकोनॉमी रिसेंटली. जो डेटा देखा है, जो सर्वे देखा है, उसके इंक्रीज, उसके ग्रोथ को देखते हुए इसको क्या बोला है, इट कैन बी अ चैलेंज फॉर यूएस इन कमिंग फ्यूचर. तो इसको भी हमने ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर मान लिया है. तो इसकी आज हम डिटेल देखते हैं. नाउ व्हाट इज द डिटेल, इज इट क्लियर हिमांशु? इतना व्हाई वी आर स्टडीइंग इट, व्हाई इट इज कॉल्ड न्यू सेंटर ऑफ पावर. ठीक है, बन नहीं गया, इट कैन चैलेंज. ठीक है, क्लास में 2-3 स्टूडेंट्स होते हैं, एक हो गया कि फर्स्ट आएगा आगे बंद करके, सेकंड वाले को भी पता है हमें 20 मार्क्स का डिफरेंस रहेगा, 30 मार्क्स का डिफरेंस रहेगा. बट देयर आर 2 और 3 स्टूडेंट्स, उन तीन में से एनीवन कैन कम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. मान लो पॉलिटिकल साइंस में एनीवन 3-4 स्टूडेंट मेरी नजर में अगर है तो मैं बोल सकता हूं इसके भी 94 आ सकते हैं, इसके भी एंड इसके भी, क्योंकि उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है. पर अगर डिफरेंस है कि एक 80 वाला है, एक 95 वाला है, तो आई कैन क्लियरली से कि ये 40 मार्क्स लाएगा या लाएगी, एंड दिस विल बी द सेकंड वन. बट अगर किसी का अगर मेरे इंटरनल एग्जाम्स में और प्री बोर्ड में समवन इज गेटिंग 92, 93 और 91, तो इनमें से इट वुड बी डिफिकल्ट टू से हु विल टॉप इन द बोर्ड एग्जाम्स. बट आई विल कंसीडर ऑल दीस 3 एज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ न्यू पावर, जैसे वी आर कंसीडरिंग हियर. ओके, सो नाउ वी विल सी दिस एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियान बोलते हैं इसको. ओके, so you have to remember established कब हुआ, 8 अगस्त 1967. माइन डेट्स रख लो, यूरोपियन यूनियन की डेट्स हैव यू ऑल रिमेंबर्ड इट प्रॉपर्ली, उसकी डिफरेंट कम्युनिटीज जो बनी थी, यू हैव यू लर्न दैट प्रॉपर्ली. नाउ 1967 डेट याद रखेंगे, 8 अगस्त 1967 इसकी डेट है. और सबसे इंपॉर्टेंट है, देयर आर सो मेनी कंट्रीज, बट अमंग दीज कंट्रीज 5 countries were the important founding members, I can say, who had signed a बैंकॉक डिक्लेरेशन. इस डिक्लेरेशन को साइन किया था इन 5 कंट्रीज ने. आफ्टर साइनिंग दिस बैंकॉक डिक्लेरेशन, ये कंट्रीज याद रखना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, दीज वर द फर्स्ट 5 फाउंडिंग मेंबर्स कंट्रीज ऑफ दिस एसोसिएशन, व्हिच लेटर ऑन बिकेम टोटल नंबर ऑफ कितनी कंट्रीज, 10. तो 5 और ऐड होती हैं, बट वो बाद में होती हैं. बट हम देखेंगे सबसे पहले ये बैंकॉक डिक्लेरेशन किसने साइन किया था. सो यू मस्ट नो दीज कंट्रीज. सी, जब हम एक टॉपिक कवर करते हैं ना, उसके अंदर आपके 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन तीनों कवर हो जाते हैं. इफ यू स्टडी दैट टॉपिक एंटायरली प्रॉपर्ली, इसमें क्या 1 मार्क में आ सकता है आपका. ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन पूछा जा सकता है, किन कंट्रीज के एसोसिएशन है, ये पूछा जा सकता है आपका कि सार्क का है या यूरोपियन यूनियन का है या किस एसोसिएशन का ये बैंकॉक डिक्लेरेशन है. तो आपने अगर ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको दोबारा लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, सो व्हेन वी आर टीचिंग और यू आर स्टडीइंग अ पर्टिकुलर टॉपिक, उसको इस तरीके से देखो, हमें छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान रखना है. 1 मार्क में भी आ सकता है, 2 मार्क में भी आ सकता है. ये पूछा जा सकता है कब एस्टैब्लिश हुआ, डेट आ सकती है, कंट्रीज फर्स्ट 5 फाउंडिंग कंट्रीज के नेम पूछे जा सकते हैं, या ये पूछे जाते हैं बाद में वो 5 कंट्रीज के नेम बताओ जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है इस एसोसिएशन को.
सो इंटायरली हमें इस टॉपिक में या किसी भी टॉपिक में इन पॉइंट्स को ध्यान रखो, यूजलेस कुछ भी नहीं है। सो दिस वाज अ बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमको पता होनी चाहिए। 67 में साइन हुआ, क्या साइन हुआ? बैंक ऑफ डिक्लेरेशन। इन 5 फाउंडिंग कंट्रीज ने साइन किया और एस्टैब्लिश किया इस एसोसिएशन को। बाद में देयर केम 5 more कंट्रीज को ऐड करती हैं, वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी दिस। पहला पैराग्राफ नहीं पढ़ा रहा हूं, इट इज ऑल अबाउट कि ये कैसे एस्टैब्लिश हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड में क्या सिचुएशन थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद क्या प्रॉब्लम्स थी, यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्राइसिस थे जिसकी वजह से इनको रिक्वायरमेंट थी कि दे शुड फॉर्म एसोसिएशन। दिस इज ऑल अबाउट दैट। सो आई विल बी डायरेक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, जहां से कंटेंट रियल स्टार्ट हो रहा है ऑन पेज नंबर 56। प्लीज जब क्लास में आते हो कॉन्सेंट्रेट, अगर सुन भी लोगे इन द बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन कम, देन यू विल रियलाइज कि यार अच्छा हुआ कि मैं थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ ऐसे सुना। तो कई बार होता है यू हैव लर्न द होल आंसर और कुछ छोटी छोटी चीजें आंसर में लर्न नहीं कर पाए, पर आपको पता होता है कि सर ने शायद बताया था या जब रीडिंग कर रहे थे तो पढ़ा था, कुछ बैंक ऑफ डिक्लेरेशन कोई चीज थी। Okay, so ASEAN was established in 1967 by 5 countries of this region, and remember the names properly, please. Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand. Okay, Vikas, which were the 5 countries? Indonesia, Malaysia, Philippines, yes, yeah, Singapore and Thailand. Okay. Anyway, remember it. By signing the Bangkok Declaration, याद रखेंगे the objective. Now the important thing is what was the objective? Although I have told you some of the objective की एसोसिएशन क्यों बना, but let's see आपके बुकिश टर्म में क्या है, because you have to write the answers according to this book. Basic idea मैंने आपको दिया ताकि आपको ध्यान रहे. Now the objective of ASEAN were primarily to accelerate economic growth through that social progress and cultural development. देखो कितना इंपॉर्टेंट टर्म है। उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, प्राइमरी एम जो था इस एसोसिएशन का वाज इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इकोनॉमिक ग्रोथ ये उन्होंने क्या बोला, हम क्या करेंगे? सोशल प्रोग्रेस। सोशल प्रोग्रेस के टर्म्स में क्या जाता है? एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, इन चीजों को सोसाइटी में, ठीक है, गर्ल एजुकेशन हो गई, चाइल्ड एजुकेशन हो गई। तो ये सारी चीजें कब डेवलप हो पाएंगी? जब हमारे पास क्या होगा? इकोनॉमी स्ट्रांग होगी हमारी। मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप अच्छा लाइफस्टाइल कब जी सकते हो? आप क्यों पढ़ रहे हो? Because you want to be a successful person in your life. When you will be a successful person, you will have a good economy to support you. According to that, your social status will be decided कि तुम्हारा social status कैसा है. According to your economy, you will be able to do various things जो अदर लोग नहीं कर पाएंगे. तो economy plays an important role. तो यहाँ पे वही कह रहा है, ये एक टाइप से बोल सकते हैं इंडिविजुअल की बात हो रही है कि पहला ऑब्जेक्टिव क्या था इनका? प्राइमरी गोल वाज टू हैव इकोनॉमिक ग्रोथ, और जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा इस एसोसिएशन का, देन उसके साथ साथ वो फोकस करेंगे सोशल प्रोग्रेस कैसे हो हमारी कंट्रीज की आपस में, एंड कल्चरल को डेवलपमेंट कैसे किया जाए। अ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, तो ये प्राइमरी। सी दिस क्वेश्चन कैम फॉर 2 मार्क्स। ये ऐसे पैराग्राफ में लिखा होता है, आप लोग रियलाइज नहीं करते क्योंकि कुछ हाईलाइटेड नहीं है। सिंपल 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, व्हाट वर द 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एशियन, तो ये आ जाएगा। तो आपने तो पढ़ा है, पैराग्राफ में याद नहीं है। तो प्राइमरी क्या हो गया हमारा? इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके साथ साथ क्या लिखा है? सोशल ग्रोथ और कल्चरल डेवलपमेंट। तो पहला ये हो गया। सेकंड देखो बस दो में से 2 मिल जाएंगे आपको, घुमा फिरा के लिखोगे, यू विल नॉट गेट 2 मार्क्स। जो जनरल सा लिख देंगे ये करना था वो करना था, बट एग्जैक्ट आप लिखोगे, क्या लिखोगे? द ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियन आर प्राइमरी टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चर डेवलपमेंट। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट वाज टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड। अब क्या दूसरा उनका जो ऑप्शन था, जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था, इन कंट्रीज के बीच में पीस और डेकोरम को मेंटेन करके रखना है। इंटरनल जो डिस्टर्बेंस है, इनके बाउंड्री इश्यूज होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, उनको पीसफुली सॉल्व करना है। फुल वॉर या हॉट वॉर इनके बीच में एक्सक्लेट नहीं होना चाहिए। एज आई हैव टोल्ड यू, इफ देयर इज अ वॉर, वी आर गॉन बैक 10 ईयर बैक इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। 10 साल पीछे चले जाते हैं। यहाँ पर डेवलपमेंट की बहुत रिक्वायरमेंट थी, तो इन्होंने सोचा था हम किसी भी वॉर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। जो एसोसिएशन की कंट्रीज हैं, हो सकता है इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो, कुछ बाउंड्री इश्यूज होंगे, तो जो बाउंड्री इश्यूज होंगे उसको पीसफुली सॉल्व किया जाएगा अंडर दिस एसोसिएशन। प्रॉपर कमिटीज होंगी इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि अगर वॉर होता है तो बहुत ज्यादा इकोनॉमी वेस्ट होती है और डेवलपमेंट 10 ईयर पीछे चले जाएगा। तो इनका जो सेकेंडरी ऑप्शन था यही था कि हमें यहाँ पे कोई वॉर या डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए, और जो लॉ फॉलो करेंगे, व्हिच वर द लॉज एंड प्रिंसिपल्स दे विल फॉलो, और जो लॉज किसके हैं? यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, दे विल वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। ये कंट्रीज, सॉरी अभी मैं तुम्हें और बताता हूँ, इसमें 5 कंट्रीज और आएंगी। हाँ,
The secondary objective was to promote regional peace and stability. याद रखना, okay? Stability in terms of political system, countries dispute now, based on the rule of law and principles of United Nations Charter. Over the years, जैसे ही पास होते गए years, पहले ये 5 countries थी. Few of the more countries of Southeast Asia, they saw their growth and development, their unity. और जब यूनिटी होती है तो हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक साथ अकेले हम वीक पड़ जाते हैं. और ये कंट्रीज जस्ट इंडिपेंडेंट हुई थी तो इनको सपोर्ट की जरूरत थी एक दूसरे के. तो जब इनको इतना ग्रो करते हुए देखा, इनका सपोर्ट देखा, तो मेनी कंट्रीज फ्रॉम दिस रीजन दे आल्सो जॉइंड दिस ग्रुप. सो देखेंगे 5 more कंट्रीज थी जिन्होंने ज्वाइन किया इस एसोसिएशन को. लेट्स सी देयर नेम. प्लीज रिमेंबर दीस 5 नेम्स आल्सो जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया. ब्रूनी दारुसलाम was the first one. वियतनाम, लाओपीडिया, म्यांमार, जो पहले जिसका नेम क्या था, बर्मा था, अब म्यांमार है, एंड कंबोडिया ज्वाइन एशियान टेकिंग इट्स स्ट्रेंथ टू 10. तो जब इन 5 कंट्रीज ने ज्वाइन किया तो उसकी स्ट्रेंथ टोटल कितनी हो जाती है? नाउ 10 मेंबर्स. तो आपसे पूछा जाएगा कितने मेंबर्स है, तो आपको 10 लिखने पड़ेंगे. बट इफ दे आस्क फर्स्ट फाउंडिंग मेंबर कौन से 5 थे, ये थे. जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया ये 5 थे. तो रिमेंबर द नेम्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. पर्टिकुलर डेट नहीं है कब ज्वाइन किया था, अलग अलग टाइम पे किया है, बट जो फाउंडेशन की डेट है वो 1967. याद भी. यस, चलिए मूव करते हैं आगे. अब इसको थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन से इन्होंने कंपेयर किया है, थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन से. Unlike the European Union, there is a little desire in ASEAN for supranational structures and institutions. Asian countries have celebrated what has come to be known as the Asian Way, a form of interaction. अब क्या होता है, ये सेलिब्रेट करते हैं, एक फंक्शन होता है, इनफॉर्मल होता है, फॉर्मल नहीं होता, ऐसे मीटिंग्स होती है, एक इनफॉर्मल सा फंक्शन होता है इनका, उसको ये लोग क्या बोलते हैं, एशियन वे. उसमें देखिए क्या करते हैं ये लोग, अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन, एक ऐसा इंटरेक्शन होता है दैट इज इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटिस्ट एंड कोऑपरेटिव. जहां पे ये इंटरेक्शन होता है लोगों का, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, कोई ऐसा डिस्कशन नहीं होगा कि जिसके बेसिस पे उनके बीच में डिबेट्स हो. तो बहुत कोऑपरेट करते हैं इस फंक्शन में ये लोग एक दूसरे के साथ डिस्कशन में. दिस इज कॉल्ड एशियन वे. द रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सॉवरेनिटी इज क्रिटिकल टू द फंक्शनिंग ऑफ एशियन. जब भी हम एशियन की मीटिंग से मिलते हैं तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये क्या होता है, नेशनल सॉवरेनिटी. नेशनल सॉवरेनिटी मतलब ये जितने भी कंट्रीज हैं सब आप क्या है, इंडिपेंडेंट नेशंस है. इनमें से नो वन कैन डोमिनेट ऑन एनी अदर मेंबर. जैसे किसमें हुआ था, यूएसएसआर में हुआ था, रशिया यूज्ड टू डोमिनेट द पॉलिसीज एंड प्लान्स ऑफ यूएसएसआर. इसमें ऐसा नहीं होगा, दे ऑल विल बी ट्रीटेड इक्वली. मतलब सॉवरेन, नेशनल सॉवरेनिटी है जो, उसको मेंटेन किया जाएगा, इक्वालिटी के साथ सबको ट्रीट करेंगे ये लोग. ओके. With some of the fastest growing economies in the world, ASEAN broadened its objective. अभी क्या है, वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है. इसकी इकोनॉमी बहुत जल्दी ग्रो कर रही है, तभी इसको हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर. एशियन ब्रॉडेंस इट्स ऑब्जेक्टिव बियॉन्ड द इकोनॉमिक एंड सोशल स्फीयर्स. हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स ही पढ़े थे ना हमने. हाँ, तो ऑब्जेक्टिव पहले क्या थे, बस इसके इकोनॉमिक थे, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, और ज्यादा से ज्यादा एक और क्या था, सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी, पीसफुली लिविंग टुगेदर, ये 2 थे. पर अब क्या है, जब ये ग्रो करने लगा, अब इकोनॉमी आ गई इसके पास, तो इसके स्फीयर फैलने लगे, मतलब इसकी नीड्स, डिमांड्स बढ़ने लगी है, ऑब्जेक्टिव्स बढ़ गए. तो ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं इसके और क्या क्या हो जाते हैं. Beyond the economic and social spheres, in 2003, ASEAN moved along the path of EU by agreeing a establish an Asian community comprising 3 pillars. इसीलिए अब क्या हो रहा है, इसका स्फीयर बढ़ रहा है, अब ये ग्रो कर रहा है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी ये हो गया है. तो अब ये अपना वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस दिखाना चाहता है. फॉर दैट उसने क्या किया है, 3 प्लेयर बनाए हैं. एशियन कम्युनिटी, लिख लेना इसको, अंडरलाइन कर लेना. एशियन कम्युनिटी बनी है, उसके अंदर क्या है, 3 पिलर्स बने. और पहला पिलर क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है, द एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी. सेकंड कौन सा है, अबाउट इकोनॉमिक, और लास्ट सोशल कल्चर. तो ये 3 पिलर्स. अब उन्होंने बोला जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, पहले क्या था, बस हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ था बेसिकली, दूसरा भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था. अब जब उनका स्फीयर बढ़ने लगा, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा अराउंड द वर्ल्ड, उनकी इकोनॉमी बहुत ग्रो हो चुकी थी, लोगों ने उसे रिकॉग्नाइज किया, तभी उसको पढ़ रहे हैं हम इस टॉपिक के अंदर. तो अब उन्होंने अपना एक क्या बनाया, एशियन कम्युनिटी बनाया. अंडर दैट कम्युनिटी दे हैव 3 पिलर्स. इसको बोलते हैं हम, आंसर क्वेश्चन आएगा 3 पिलर्स लिख के आएगा.
3 पिलर्स होते हैं ना, ऐसे पिलर्स है, इस पिलर पे बिल्डिंग खड़ी है, वैसे ही एशियन कम्युनिटी के 3 पिलर्स थे इंपॉर्टेंट, जो बेस सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और सोशो कल्चर। तो देख लेते हैं इनके अंदर क्या क्या कंटेंट है, ठीक है, वन बाय वन इसके अंदर क्या क्या आता है। बट ये नेम से याद रखना 3 पिलर्स। Yes, namely the Asian security community, Asian economic community, and the Asian socio-cultural community. We'll study about these 3 community, but before that, let's study this flag. This is a flag and logo of Asian. In exam, it can come. पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ये पिक्चर आ जाएगा, व्हाट इज द रेलेवेंस या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस लोगो, या ये लोगो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पता तो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या पिक्चर बनी है। सो देखो क्या लिखा था, एशियन फ्लैग, इन द एशियन लोगो द 10 स्टेक्स ऑफ पैडी। स्टेक्स क्या होती है, पैडी क्या होता है, चावल, ठीक है, तो उसकी जो स्टिक्स होती है, जो उसे निकाल लेते हैं, जिससे भूसा बनता है बाद में, आई थिंक उन डंडियों को, स्टिक्स को क्या बोलते हैं, स्टॉक्स। तो ये ऐसी कितनी है, 5 ऊपर है 5 नीचे है। 5 और 5 क्यों है, बिकॉज देयर आर 10 मेंबर्स इन टोटल, 5 फाउंडिंग है, 5 ने बाद में ज्वाइन किया, तो 10 लिखा है। देखिए, दिस रिप्रेजेंट्स द 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बाउंड टुगेदर इन अ फ्रेंडशिप। और बीच से देखा बांधा हुआ है ना, लोगों में ऐसे बांधा हुआ है, उन्हें एक साथ फ्रेंडशिप में बांधा हुआ है एशियन ने, इस एसोसिएशन ने। एंड solidarity, this also shows their solidarity and unity amongst themselves. This logo shows their solidarity and unity amongst themselves or mutual understanding amongst themselves. और जो सर्कल है साइड में इसके, the circle symbolizes the unity of Asia. ये unity दिखाता है कि ये चारों एक साथ बंधे हुए तो हैं, strong है, पर इनके बीच में क्या है, unity है, ये सर्कल के अंदर है, इनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई बाहर नहीं जा रहा है, सब इसके अंदर ही है, ठीक है। The circle symbolizes the unity of Asia. तो ये पढ़ लेना इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जैसे आ सकते हैं, तो इससे आ सकता है सिंपल पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। एक तो सिंपल इस लोगो से रिलेटेड ये तीनों क्वेश्चन आ सकते हैं जो अभी बताए। उसके बाद ये सब चीजें डेटा पूछा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस फ्लैग आल्सो। ये फ्लैग होता है, ओके, लोगो। सो नाउ द एशियन कम्युनिटी, जो अब हमें ये पढ़ना था 3 पिलर्स, इन 3 पिलर्स के बारे में जल्दी से देख लेते हैं। सिक्योरिटी कम्युनिटी क्या है, इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड सोशियो कल्चरल community. So the Asian security community was based on the conviction that outstanding territorial disputes should not escalate into armed confrontation. जो भी हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होंगे इन 10 कंट्रीज के बीच में, इंडिया है, इंडिया के टेरिटरी डिस्प्यूट्स है ना सब कंट्रीज के साथ, नेबरिंग कंट्रीज जहां भी होंगी अराउंड द वर्ल्ड, देयर विल बी सम टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो यहाँ पर भी डिस्प्यूट्स थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे इनके टेरिटरीज के बीच में, बट दे डिसाइडेड अंडर दिस सिक्योरिटी कम्युनिटी कि वी विल नॉट एस्केलेट दीज डिस्प्यूट्स जो टेरिटरी के ऊपर है इनटू अ फुल फ्लेजेड वॉर। कोई डिस्प्यूट वॉर या कॉन्फ्लिक्ट में नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस पीसफुली। बाय 2003 एशियन हैड सेवरल एग्रीमेंट्स। तो जब 1967 में तो ये एस्टैब्लिश हुआ था, जब तक 2003 आता है, बाय 2003 बहुत सारे एग्रीमेंट इन 10 कंट्रीज ने आपस में बहुत सारे एग्रीमेंट्स कर लिए थे। देखते हैं वो कौन कौन से एग्रीमेंट्स ये लोग कर चुके थे, जिसका रीजन है दे वर ग्रोइंग सो फास्ट and they were compared under this topic as new centers of power, जिसका रीजन है। तो 2003 तक लेट्स सी उन्होंने क्या क्या साइन किया था। एशियन हैड सेवरल एग्रीमेंट्स इन प्लेस व्हिच मेंबर स्टेट प्रॉमिस्ड टू अपहोल्ड पीस। सारे मेंबर्स ने प्रॉमिस किया एक दूसरे को कि विल प्रमोट एंड सपोर्ट पीस, हम कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स हो इस रीजन में। न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी मींस ऐसा नहीं है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इंडोनेशिया एंड मलेशिया बहुत क्लोज लिंक्स दिखाने लगे, इसको इग्नोर करने लगे, तो इनके बीच में क्या रहेगी, न्यूट्रलिटी रहेगी, सब हमारे लिए बराबर है 10 मेंबर्स, ठीक है। कोऑपरेशन, ऑफ कोर्स जब कोऑपरेशन की बात आती है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, टेक्नोलॉजी, हर चीज में, ठीक है। मिलिट्री, नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है, ये लोग इंडिपेंडेंट है, न्यूट्रलिटी है, सब कुछ अपन इंटरनल मैटर में एक दूसरे के हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्योंकि देखो यूरोपियन यूनियन में क्या था, उनकी कॉमन फॉरेन पॉलिसीज थी, कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसीज थी, वो अपने आप को एक नेशन मानते थे। उसके अंदर कितनी सारी कंट्रीज थी, 12 तो फाउंडिंग थी, पर वो अपने आप को नेशन मानते थे। ये अपने आप को नेशन नहीं मानते, इन्होंने ये नहीं बोला कि हमारी एक ही फॉरेन पॉलिसी है, हम इंटरनल मैटर्स में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। इनका अलग है, यूनिटी के साथ रह रहे हैं, पर एज ए इंडिविजुअल ये कंट्रीज अलग है, ठीक है। इंडिया का इसका रिलेशन कैसा है, वो जरूरी नहीं है कि इन सबका इंडिया के साथ रिलेशन हो। इंडिया अगर कोई अपनी ट्रीटी साइन करती है सिंगापुर या थाईलैंड के साथ, तो इट इज नॉट कंपलसरी कि ये इसमें इंटरफेयर करे, ठीक है। बट यूरोपियन यूनियन में क्या था,
वो सब एक यूनिटी की तरह एक बॉक्स में बनते। इट मींस ये सारी कंट्रीज थी जो वो एक नेशन की तरह बिहेव कर रही थी। तभी उनका क्या था, फाउंडिंग डेट थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तक बनाने की कोशिश की अपनी, उनका अपना फ्लैग था। ठीक है, ये लोगो है, ये फ्लैग नहीं है, दिस इज अ लोगो। जैसे एक नेशन का, एक कंट्री का फ्लैग होता है, तो यूरोपियन यूनियन ने अपना फ्लैग बना लिया था। तो फिर क्या था, एंड रिस्पेक्ट फॉर नेशनल डिफरेंसेस एंड सॉवरेन राइट्स। द एशियन रीजनल फोरम, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, याद रखेंगे ARF, शॉर्ट में एग्जाम में आप ARF 1990 आ चुका है एग्जाम में। ये क्या है, फुल फॉर्म क्या है ARF का, कब स्टैब्लिश हुआ था, किस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, बहुत बार आ चुका है तो याद रखना। ARF इसके बारे में बता रहा हूं, द एशियन रीजनल फोरम। तो ये एशियन, ये जो एसोसिएशन था इसका एक बनाया इन्होंने एशियन रीजनल फोरम, जो कब स्टैब्लिश हुआ 1994 में। इसका काम क्या था, इस एसोसिएशन की फॉरेन पॉलिसीज और सिक्योरिटीज को देखना। तो जितना भी काम फॉरेन पॉलिसी का और सिक्योरिटी का होता था वो किसके अंडर हो रहा था, ARF, जो किसका पार्ट है, दिस एशियन का पार्ट है, स्टैब्लिश हुआ था 1994। प्लीज ये आ चुका है, बहुत सैंपल पेपर्स में क्वेश्चन है, देख लेना। The Asian Regional Forum ARF, which was established in 1994, is the organization that carries out coordination of security and foreign policy. कोऑर्डिनेशन बना के रखता है इन कंट्रीज के बीच में कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी है और हमारे फॉरेन पॉलिसी के बाद हमारा सिक्योरिटी स्टेटस कैसा है। तो याद रखना, दो टर्म याद रखना, सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी किसके अंडर आता है, ARF के अंडर आता है, जो स्टैब्लिश डेट इंपॉर्टेंट है 1994। प्लीज याद रखना जो लोग यहाँ पे हैं अभी। तो ये सारा कंटेंट किसके अंदर आ रहा है, हमारा सिक्योरिटी कम्युनिटी के अंदर आ रहा है। अब नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, इकोनॉमिक कम्युनिटी की तरफ। एशियन वाज एंड स्टिल रिमेन्स प्रिंसिपली एन इकोनॉमिक एसोसिएशन। अभी पहले क्या था, वो प्रिंसिपली क्या बना था, इकोनॉमिक एसोसिएशन था। तो इकोनॉमी अभी भी इंपॉर्टेंट है। व्हाइल द एशियन रीजन एज अ होल इज अ मच स्मॉलर इकोनॉमी कंपेयर्ड टू यूएस। अगर हम एशिया की इकोनॉमी को कंपेयर करें, साइज में कंपेयर करें, तो यूएस और यूरोपियन यूनियन और जापान से छोटी है, ठीक है, इकोनॉमी, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्रीज नहीं है। पर अगर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो तुम लोग, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हम चेक करेंगे कौन सी कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ कितना कर रही है पर ईयर, तो इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे ज्यादा किसका है, एशियन का है। हम ये नहीं देख रहे हैं किसका कितना पैसा है, हम देख रहे हैं ग्रोथ किस स्पीड से हो रहा है। तो यूएस का भी उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है, जापान का भी उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है, यूरोपियन यूनियन जो हमने पढ़ा जो स्ट्रॉन्ग सेंटर बन रहा है उसका भी इतना ग्रोथ नहीं हो रहा है उस स्पीड से, as we can see the growth of economy in terms of economy of this Asia। तो एशिया का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज हो रहा है। वह लिखा है its economy is growing much faster than all these, that is US, EU and Japan। This account for the growth of its influence both in region and beyond। इसी वजह से इसका इन्फ्लुएंस इस रीजन में बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अराउंड द वर्ल्ड भी इसका इन्फ्लुएंस बढ़ा है। दैट इज व्हाई तो ये कैप्चर किया है हमने, इस रीजन को देखा है, इसको फोकस किया है, इसकी स्टडी की है, क्योंकि इसका हमने क्या देखा है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत फास्ट देखा है। The objective of the Asian Economic Community, तो जो इकोनॉमिक कम्युनिटी की इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, are to create a common market। ये चाहते हैं हमारे कॉमन मार्केट रहे, प्रोडक्शन बेस रहे विद इन एशियन स्टेट्स, एंड टू एड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स के बेसिस पे है सारा, ठीक है। The economic community would also like to improve existing Asian dispute settlement mechanism to resolve economic disputes। अब यहाँ पे ये जो है हमारा इकोनॉमिक कम्युनिटी है, जो ये एक रोल और प्ले कर रही है कि इन कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज के बीच में अगर कोई इकोनॉमिक डिस्प्यूट होता है तो वो कौन सॉल्व करता है, इकोनॉमिक कम्युनिटी। बहुत सारी कंट्रीज है, 10 कंट्रीज, अगर इकोनॉमिक डिस्प्यूट होता है, बाउंड्री या टेरिटरी डिस्प्यूट नहीं, इकोनॉमी से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होता है, इकोनॉमिक कम्युनिटी उसे पीसफुली सॉल्व कर देती है ताकि उसके बीच में और डिफरेंसेस ना हो। एशियन हैज फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग अ फ्री ट्रेड एरिया। प्लस अब एशिया ने इकोनॉमिक, अगर हम ये पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक कम्युनिटी, इन्होंने एक चीज और फोकस की है, इन्होंने क्या बनाया है, फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया क्या होता है, ऐसा एरिया अपनी टेरिटरीज में बना देना, अपॉइंट कर देना कि वहां पर अगर आके कोई इन्वेस्टमेंट करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है, तो वहां पर क्या नहीं होंगे, ट्रेड बैरियर्स हटा दिए जाएंगे। टैक्स वगैरह होता है, टैक्स वगैरह हटा देते हैं, फ्री कर देते हैं ट्रेड को। तो जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं वो इंटरेस्टेड होती है वहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्होंने क्या किया, फ्री ट्रेड एरियाज बनाए, पूरी कंट्री को नहीं बनाया कि दे कैन कम एंड ट्रेड, फ्री ट्रेड। तो कुछ रीजन बना दिए इन्होंने अपनी कंट्रीज में कि यहाँ पर आकर के यूएस, चाइना, जापान, इंडिया, जो भी कंट्री चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकती है, अपने प्लांट्स को सेटअप कर सकती है। उससे क्या होगा, वहाँ पे इकोनॉमी ग्रोथ होगी, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है, लोकल पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ओके,
तो इन्होंने क्या किया, फ्री ट्रेड एरियाज बनाए फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर बनेगी, सर्विसेज मिलेंगी। द यूएस एंड चाइना हैव ऑलरेडी मूव फास्टर टू नेगोशिएट एफटीए विद एशिया। चाइना यूएस तो ऑलरेडी इनसे साइन कर चुकी हैं एफटीए, वहां पे अपने प्लांट्स लगाने, एमएनसीज जो बनती हैं। इंडिया की टर्म्स में देखते हैं, एशिया इज रेपिडेटली ग्रोइंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन विजन ऑफ 2020 हैज डिफाइंड। अब ये भी आ सकता है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय विजन 2020? तो इनका एक ऑब्जेक्टिव था या एक गोल था कि 2020 तक हम क्या क्या चीजें अचीव कर लेंगे। अगर विजन 2020 आता है एशिया का, क्या था, तो इनका कुछ गोल्स थे कि बाय 2020, तो 21 आ गया है, तो इन्हें ये अचीव करने थे कि 2020 तक हमें ये गोल्स को अचीव करना है। तो वो क्या क्या थे देखो, has defined an outward looking role for Asia in the international community। एक चीज तो प्रूव हो गई है, वो क्या चाहते थे, उनका रोल क्या हो, लोग उन्हें रिकॉग्नाइज करें एज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर इन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो वो हो गया देखो, डिफाइंड एन आउटवर्ड लुकिंग रोल फॉर एशिया इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। दिस बिल्ड्स ऑन द एक्जिस्टिंग एशियन पॉलिसी टू एनकरेज नेगोशिएशंस ओवर द कॉन्फ्लिक्ट्स। इनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे बहुत पुराने इस रीजन में, उनको सॉल्व करना था। जैसे कि एशियन हैज मेडिटेटेड टू एंड कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट था, उसको एंड कर दिया इन्होंने, ठीक है। ईस्ट तिमोर क्राइसिस था, उसको खत्म कर दिया। एंड मीट, इसीलिए ये हर साल मिलते हैं, डिस्कस करते हैं ईस्ट एशियन कोऑपरेशन के लिए, इस कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन बना रहा है, एनुअली ये लोग मिलते हैं, ठीक है। अब इसका ये बचा है बस सोशो कल्चरल, उसको आप खुद से भी कर लोगे तो हो जाएगा, उसमें ज्यादा है नहीं। विद दैट विल फिनिश दिस टॉपिक। तो इसके लिए इसको सेपरेटली पढ़ना, अंडरलाइन करके। 3 पिलर्स सिक्योरिटी के अलग होंगे, इकोनॉमिक के अलग होंगे, सोशो कल्चरल का एक पैराग्राफ है, दैट यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली।